मत्ते मारो मारा मदिरा लागे कले जय माँ मारा साहिब जी रे लागे कले जय माँ ओ नेने कटारी कटारी नेने कटारी Okay, sir. Warm welcome. Thank you. Good to see you. Thank you. And thank you for this opportunity. So, कोटवाड़ा में आप पैदा हुए और आपकी इतनी खूबसूरत किताब में पढ़ रहा था जिक्र जिसका नाम है, और स्टार्टिंग के 20 पन्ने जब मैंने पढ़े तो मेरे को लगा कि आपकी नहीं आपके फादर की ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि उसमें आपके फादर का जिक्र है और पूरा का पूरा आप अपने फादर की वो स्कॉटलैंड की जर्नी फिर यहाँ पे आए, तो आपके फादर का आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस था? फादर पढ़े लिखे होते हैं और दुनिया देखी हुई होती है उन्होंने, तो असर और गहरा होता है, क्योंकि फिर आप भी दुनिया उनकी नज़र से देखते हैं और उन्होंने दुनिया बहुत देखी और सोची और समझी। हर आदमी जो है दुनिया को उस गहराई से नहीं समझ पाता है, देख पाता है जितना मुझे लगता है उन्होंने देखा। उनका एक प्रगतिशील उनका एक विचारधारा थी जिससे उन्होंने दुनिया को एक मानवतावादी स्वरूप में देखा, तो उसका जाहिर असर उनका होता ही है। ओके। हाँ, तो सर जब आप बड़े हो रहे थे, वो 50s-60s का दौर था, तो आपने तब कौन सी फिल्में थी जिन फिल्मों ने आपको इन्फ्लुएंस किया काफ़ी? अब देखिए, एक तो बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस तो होता ही है। और जब मैं लखनऊ में रह रहा था तो मेरे घर के आसपास 1-2 किलोमीटर के अंदर 10-20 सिनेमा हाउसेस थे। अच्छा। कैसरबाग में। तो मैं फिल्में बहुत देखता था, बॉलीवुड की फिल्में देखता था, लेकिन मुझे लगता था कि वो उनमें कुछ एक अजीब सा तमाशा है उनमें, और कुछ लेकिन मज़ा तो आता था उनकी, इसकी म्यूज़िक में भी मज़ा आता था, लोगों को उनके कलाकारों में भी मज़ा आता था। बहुत से कलाकार मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन जो सीरियसली फिल्म मैंने देखना शुरू की वो कलकत्ते में जाके देखना शुरू की। ओके। और वहाँ वो फिल्में बन रही थी और गहराई से बन रही थी, आर्टिस्टिकली बन रही थी। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि हमको भी शायद इतनी ही गहराई से अवध के बारे में फिल्म बनाना चाहिए जितनी गहराई से सत्यजीत रे अपने कल्चर को दिखाते हैं। तो वो दिमाग में एक सवाल उठा और फिर वो सो गया। फिर बाद में जागा। लेकिन जब तक मैं वहाँ रहा तो मैंने रे साहब हमारी कंपनी में काम करते थे, बल्कि हम चेयरमैन थे, आर्ट डायरेक्टर भी रह चुके थे वहाँ के, तो मुझे उनके काम को देखने का मौका मिला करीब से। और जिस गहराई से वो काम करते थे, मुझे लगता है उतनी गहराई से मैंने किसी को काम करते देखा नहीं। जो पैशन और डिटेलिंग में हर लेवल पे उनका जो एक पार्टिसिपेशन रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। ओके। तो सर आपने जब ये एजेंसी में काम किया और फिर आप अवध के कल्चर को एक्सप्लोर करने लग गए, क्योंकि आप कोटवाड़ा में आपका वो जो रॉयल स्टेट है या ताल्लुकदारी जो थी, और आप पैदा हुए 10 केसर बाग में, जी और जो कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे अवध नवाब के वहाँ पे। जी। तो वो तहजीब, वो आर्ट, वो कल्चर, वो पोइट्री आपने वहाँ से सीखी फिर अवध की? सीखी नहीं बल्कि जी हाँ। सिखाने वाला तो कोई था नहीं उस वक्त उस तरह का। सिखाने वाली तो सिर्फ ज़िंदगी होती है। और मेरे वालिद का दर्शन था जो भी था, तो वो मतलब उस माहौल में जब हम रहे तो वो चीज़ें चारों तरफ थी। कुछ फेड आउट हो रही थी, कुछ तकलीफ़ में थी, कुछ मर रही थी। तो वो सब तहजीब तो थी ही, फिर बोलचाल, रहन सहन, मतलब एक ज़माना देखा वहाँ, गुजरा हुआ ज़माना भी महसूस किया और लोगों के ज़रिए से, कहानियों से।
मुख्तलिफ किरदारों से, मदर से, फादर से, उनके अतराफ जो एक पूरा एक फ्यूडल सिस्टम था या जो भी एक रूरल सिस्टम था उससे। फिर असल में आँख खुली तो अलीगढ़ में जाके खुली। ओके। मतलब उसमें हम पढ़ने तो गए थे साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। मेरे फादर ने कहा था यू शुड हैव अ साइंटिफिक माइंड। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सोचा कि जियोलॉजी भी कर लें, क्योंकि आजकल पेट्रोलियम का बहुत बड़ा ज़रूरत है, असर है दुनिया में। तो मैंने जियोलॉजी पढ़ ली। लेकिन वहाँ जब मैं गया तो मुझे साइंस से ज़्यादा मुझे वहाँ की तहजीब में नज़र आया, एक इनकलाब नज़र आया, एक सोच नज़र आई, एक फ़िक्र नज़र आई, जो वहाँ के शायरों के ज़रिए से आप तक पहुँचती थी। ओके। तो वहाँ पे आपके साथ कौन कौन थे? शहरयार, राही, मासूम रजा और ये सब? हाँ, बहुत से लोग थे। शहरयार तो थे ही, राही साहब थे, बहुत से ऐसे शायर थे जो अलीगढ़ में रह के रिवायती शायरी से हट के कुछ एक जदीद शायरी, एक मॉडर्न शायरी को जन्म दिया उन लोगों ने। उसमें हिंदुस्तान के आज़ाद होने का मतलब था 47, और उसके बाद से फिर एक हिंदुस्तान की एक शक्ल बनना, एक पर्सनालिटी बनना, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना, उसमें जो उसके मसले थे, जो प्रॉब्लम्स थे, इंटेलेक्चुअल, सोशल, कल्चरल, इनकी फ़िक्र आपको इन शायरों में मिलती है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ओके। क्योंकि अगर आप उस 60s 70s के पीरियड में जो ये लोग दे वर अवेकनिंग टू अ बिगर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, तो दे ओपनड अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी, यू नो। ओके। तो ये वहाँ का कल्चर था पूरा एएमयू का? ये वहाँ का कल्चर था और ये वहाँ की तहजीब थी, वहाँ का मजाक था, वहाँ के लोगों की शख्सियत थी, जो मुझे लगता है मैं शायद कहीं और भी जाता तो नहीं मिलता। अच्छा। मेरे फादर तो एडिनबरा गए थे, अगर मैं एडिनबरा जाता तो शायद मुझे ये ना मिलता। अच्छा अच्छा। तो कितनी सिमिलरिटी थी अवध के और एएमयू के कल्चर में? नहीं, एएमयू का कल्चर तो एक पैन इंडियन कल्चर था ना। अवध का कल्चर तो लखनऊ से जुड़ा हुआ था, और अवध के मतलब जो मुख्तलिफ इलाकों से जुड़ा हुआ है। और एएमयू का इंटरनेशनल कल्चर था। ओके। वहाँ पूरी दुनिया से लोग आते थे पढ़ने। थाईलैंड, अफ्रीका, नाइजीरिया, ये वो, बांग्लादेश, हर तरफ से लोग आते थे पढ़ने। ओके। और फिर हिंदुस्तान के हर कोने से आते थे। और एक उनका साइंटिफिक मेयार भी बहुत ऊंचा था, और आर्टिस्टिक मेयार भी ऊंचा था। लेकिन सबसे ज़्यादा ऊंचा तो उनकी शायरी थी वहाँ पे। ओके। जो एक पोइटिक कंसर्न्स उनकी बहुत हाई थी। ओके। तो सर आप फिर बम्बई कब कैसे पहुँचे और कब पहुँचे? और वो फिर एयर इंडिया की जॉब? नहीं, फिर अलीगढ़ के बाद मैं कलकत्ते गया। हाँ, कलकत्ते से फिर दिल्ली आया। हाँ। 1-2 साल के लिए। फिर मैं दिल्ली में एक एजेंसी में काम कर रहा था, एडवर्टाइजिंग का। तो मेरा जो बेसिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो तो एडवर्टाइजिंग में है। तो जब मैं यहाँ था तो एक ऐड निकला था, लुकिंग फॉर अ डिप्टी पब्लिसिटी मैनेजर इन एयर इंडिया। तो मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा। और इत्तेफाक से वो मुझे मिल गया। फिर वो पूरी दुनिया ही बदल गई मेरी। हाँ। एयर इंडिया से मैंने बहुत कुछ पाया, जितना कि पाने वाला हर जगह से कुछ ना कुछ पा जाता है, और ना पाने वाला कहीं से कुछ नहीं पा पाता है। तो मुझे लगता है आई वाज लकी कि आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम एयर इंडिया। ओके। तो सर फिर गमन का आइडिया, गमन जो एक डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, एक माइग्रेशन दिखाता है, और एक कोटवाड़ा में ही आपने उसको शूट किया है पूरा, वहाँ का एक बंदा बम्बई में आके
टैक्सी चला रहा है, तो वो कहाँ से, वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई? और उस फिल्म I के लिए think- शायद आप अमिताभ को भी आपने अप्रोच किया था? हाँ, वो तो खैर एक कास्टिंग में तो आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन जो मेन जर्नी थी वो थी फीलिंग ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन जो था वो एक मेरे लिए एक वाज बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग रियलिटी, reality which was facing the country in more ways than one, you know. पूरा आपका गांव जो था वो थ्रेटन था, बिल्कुल कल्चर वहाँ का ख़त्म हो रहा था। मुझे लगता है कि अगर जिम्मेदारी एबॉलिशन मुझे लगता है बगैर सोचे हुए की गई। अगर सोच के करते, ये नहीं मैं जिम्मेदारी के प्रो में नहीं। पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जिस तरीके से की गई और मानवता के पक्ष में वो गलत थी। सब आर्टिजन तितर बितर हो गए, लोगों के मतलब काम करने के ज़राए सब ख़त्म हो गए, कल्चर पूरा ख़त्म हो गया। तो वहाँ एक लार्ज स्केल माइग्रेशन का एक माहौल बन गया। और फ़ायदा किसका हुआ उस ज़माने में? तो ज़ाहिर है बिज़नेस कम्युनिटी का बहुत फ़ायदा हुआ, और जो फार्मर कम्युनिटी थी जो वो एकदम से एक तरीके से बेघर सी हो गई। ओके। तो वो मेरे दिमाग में बात घर कर गई थी, और मेरे फादर की वजह से भी मुझे इसका जो एक डायलेक्टिकल रीज़न थी वो मेरे समझ में आ रही थी। See, he was not just a feudal landlord. He was also a rational thinker. He was leftist also. Lekin he probably knew exactly which way and how and when it should happen, you know what I mean? I think we did it in a hurry, you know. ओके। शायद भूदान आंदोलन में उन्होंने डोनेट भी की थी जमीन? हाँ, उन्होंने 3-4 हज़ार एकड़ की थी। ओके। तो सर जैसे ही हम पहला शॉट देखते हैं गमन का, वो आपके फादर का ही, वो अपने कोरोना टाइपराइटर के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, और कुटवारे लिख रहे हैं, कुटवारा हाँ डिस्ट्रिक्ट खीरी यूपी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट खेरी यूपी। तो आपके फादर हर आपकी फिल्म का क्लैप देते थे जैसे आपने कहा। करेक्ट। तो आपकी ये जो गमन की जर्नी थी, फिर आपको समिता पाटिल और फिर कास्टिंग, और फिर आपके ये ट्रायल था जो आप जिसके साथ आपने काम किया अलग अलग फिल्मों में, म्यूजिक और ये लिरिक्स, तो ये कैसे हुआ फिर, इसमें खयाम है और फिर शहरयार है? ये देखिए, मैं तो बेसिकली पेंटर हूँ। पेंटर तो अकेले ही काम करता है, उसकी प्रेरणा भी कुछ अलग ही तरह से आती है। लेकिन पेंटर होने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पेंटर हैं। आप पेंटर होने की जो सलाहियत है, जो फ़न है, वो आप फिल्म में भी लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक फिल्म का सवाल है, फिल्म एक कलेक्टिव आर्ट है। तो यू नीड अ टीम, यू नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल टू पुट द होल थिंग टुगेदर, यू नो। तो जाहिर उसमें you have to look at writers, you have to look at storytellers, you have to look at actors who will tell the story, you know, cinematographers who will conceive the way you have conceived the frame, you know. तो ये तो पूरी जिसे कहना चाहिए, it's a whole process, no, making a film. सो सर जो एक ये जो गाना है कि उसका सीने में जलन और आंखों में तूफान सा है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा है, इसके पीछे की क्या स्टोरी? मेरे एक फ्रेंड ने कॉलर ट्यून लगा रखा है अभी भी। हाँ, तो वो परेशान होगा और रहेगा, उसका कोई सोल्यूशन वो जब तक कहीं से कूदे ना नीचे। नहीं सर, कूदने वाला तो नहीं है वो खुद फिल्म मेकर है। तब तो बिल्कुल कूदेगा। तो इस गाने का ना बना के कूदेगा, बना के कूदेगा, बनाने के बाद कूदेगा। तो आर्टिस्टिक सीधे सही बोल रहे हो आप सर। तो आप सही कह रहे हो काफी। हाँ, आर्ट की दुनिया नहीं है ये। हाँ, ये काट की दुनिया है। काट की दुनिया। तो सर इस गाने के पीछे की कहानी क्या थी? नहीं, जब मैं बम्बई गया तो मुझे लगा, जाहिर है, जो एक मैं अपने साथ एक माइग्रेशन
की कसक लेके गया था ना, जो कि मुझे लगता है अलीगढ़ में थोड़ी सी उसमें क्या कहते हैं आँच लगी, फिर कलकत्ते गया तो वहाँ भी मुझे लगा एक माइग्रेशन की फीलिंग, वहाँ भी जो है माइग्रेशन इज लार्जर देन लाइफ। पूरा कलकत्ता जो है वो बिहार और उड़ीसा के लोगों पे चल रहा है, यूपी के लोगों पे चल रहा है। अगर वो ना हो तो वहाँ काम वाम करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। हाँ, ये भी है, एकदम स्टैंड स्टिल हो जाएगा। ये भी है। तो माइग्रेशन जो है has become a lifeline of this country and at a very basic low level, जिनको ये नहीं मालूम कल क्या होने वाला है उनके साथ। तो ये जो कम्युनिटी है जिसको नहीं मालूम कल क्या होगा उसका, वो मुझे थोड़ा सा परेशान करती रहती है। ओके। कि ये, अब मैं एयर इंडिया में था तो आई वाज लुकिंग आफ्टर पब्लिसिटी, आई वाज लुकिंग आफ्टर द होल वर्ल्ड, क्योंकि एयर इंडिया का मतलब ये था कि यू आर प्रमोटिंग इंडिया, एंड बाय प्रमोटिंग इंडिया यू आर प्रमोटिंग इंडियन कल्चर, यू आर प्रमोटिंग इंडियन आर्ट वगैरह वगैरह। तो वो तो एक अलग ही दुनिया थी। फिर ऊपर से मैं 18th फ्लोर से नीचे देखता था, वो पीली काली टैक्सियाँ खड़ी हैं बहुत सी, तो मैं सोचता रहता इनके अंदर पता नहीं क्या गुजर रहा है, गर्मी में, बारिश में, आंधी तूफान में। जब उसके अंदर जाके बैठिए तो वो एक पूरी दास्तान खुलती थी, कहाँ से आए हो, कहाँ क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो। तो ये उसी से के अंदर से ये चीज़ निकली। ये गज़ल तो ये लिख ही चुके थे। अच्छा, पहले लिखी जा चुकी। तो वो गज़ल मैं अपने साथ लेके पहुंचा बम्बई। अच्छा। खाली हाथ नहीं पहुंचा। अच्छा। बिस्तरे के साथ अपनी गज़ल भी ले गया कि ये कहीं ना कहीं करेंगे। तो सर उसके बाद जो बात आती है जिस फिल्म की, जो एपिक आपने बना दी और जिसके लिए लोग बार बार कहते रहते हैं कि और बनाओ ऐसी। मैं क्यों और बनाऊं, परेशान। ठीक बात है, हम चैन है, कंफर्ट है वो। तो नहीं, सर कंफर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी। तो सर उमराव जान मेहदी हसन रुसवा 1899 में उन्होंने जो नॉवल लिखा उमराव जान अदा, तो फिर आपको ये क्लिक कैसे किया कि इसके ऊपर आप फिल्म बनानी है मेरे को? नहीं, देखिए आदमी जो है वो उसका जो सरो सामान होता है वही उसी को हमेशा इस्तेमाल करता रहता है। तो मेरा जो सामान जो मैं अपने साथ लेके चल रहा था वो अवध था, माइग्रेशन था, लोगों की पीड़ा थी, दर्द था, एक्सप्लॉयटेशन था, और उसी के अंदर से गमन निकली, और गमन के अंदर से ही उमराव जान निकली। क्योंकि गमन का जो टैक्सी ड्राइवर था वो और ये इस लड़की की मजबूरी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ रंग रोगन है थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अवध, इट्स कलरफुल जगह थी, उसका कल्चर का उरूज था, और एक कॉर्टिजान कल्चर था, और साथ साथ फ्यूडल कल्चर भी था। तो उस लिहाज से मतलब इट वाज अ नेचुरल स्टेप टू मेक उमराव जान। तो सर इसके लिए भी अगेन आपने फिर अपना जो म्यूजिक और लिरिसिस्ट और उनको साथ में बिठाया और वो सारा आपने? हाँ, तो पहले तो मैं एक गज़ल लेके चला, अब तो मैं शायरी लेके चलता था। और मैं शहरियार को ले आया बम्बई, मैंने कहा अब आप एक कुछ नया करते हम लोग। फिर वो अरे कुछ उनका कलाम, कुछ उसमें से किरदार की ज़रूरत के हिसाब से पूरा उसका एक कैरेक्टर का ट्रेजेक्टरी पोइटिक टर्म्स में बनाना, दैट वाज अ बिग जॉब। कहानी तो मालूम थी, एक क्लासिक कहानी, क्लासिक, उसमें से कितना रखना है कितना नहीं रखना है वाज द मेन आर्ट। हो तो बहुत, उसके ऊपर तो कई फिल्में बन सकती थी। तो उसके मतलब इस लड़की की जर्नी के हिसाब से उसके सीन्स चुने गए, और हमारी मतलब वो
राइटर थी शमा जैदी और जावेद सिद्दीकी, उन्होंने उसका बहुत अच्छा उसका स्क्रीन प्ले बनाया। तो स्क्रीन प्ले एक तरफ और फिर हमारी इमेजिनेशन और अवध की मेमोरीज एक तरफ। मैं उसको सुनता रहता था अपनी एक टेप में गाड़ी में लगा के। आई यूज्ड टू वर्क इन एयर इंडिया, लिव इन जुहू। आते जाते उसको सुनता रहता था। एक दिन में आधी फिल्म तो हो जाती थी, दिमाग में घूम जाती थी। अच्छा। तो कई महीनों तक उसको समझा, फिर उसके अंदर से ही नक्श उभरे, तस्वीरें उभरी कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। फिर मैंने उसको स्केच भी किया। तो दैट्स द होल प्रोसेस। उसके बाद शहरियार आए, शहरियार के बाद खयाम आए, खयाम के बाद आशा जी आई। फिर जाहिर है आशा जी तो आपको मिस्टर हैंडसम बोलते थे कि आपको तो एक्टर होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं एक्टर होता तो फिर मैं पागल हो जाता, फिर वाकई परेशान हो जाता। उसके बाद तो वाकई कूदना पड़ता। तो रेखा कैसे मिले सर आपको? आप समिता पाटिल को पहले कास्ट कर रहे थे उसके लिए? नहीं सोचा था, लेकिन आई थॉट स्मिता उस वक्त मतलब मुझे लगा रेखा में थोड़ी सी लिटिल मोर चाम? नहीं, चाम तो दोनों ही में था। एक गिर के संभलने वाला एक लुक, एक लिटिल मोर लिरिकल बॉडी लैंग्वेज में, थोड़ा सा कथक वगैरह के लिए और भी चीज़ों में मुझे लगा कि लेट मी टेल अ डिफरेंट स्टोरी थ्रू अ डिफरेंट फेस। यू डोंट हैव टू यूज द सेम फेस, यू नो। तो पर आप वो स्टोरी बताइए ना सर, जो बार्बर शॉप में आपने मैगजीन में उनकी वो फोटो देखी थी। वो कहीं तो देखते ही, फोटो मैगजीन में आजकल, उस जमाने में हर चीज़ दिखती थी, फोन पे तो कुछ दिखता नहीं। तो उसके बाद आप रेखा के पास पहुंचे थे और उनको हमने स्टोरी पूरी सुनाई। पूरी सुनाई, आधी सुनाई, जितनी भी सुनाई, आई फेल्ट दैट शी रियलाइज कि मेरा कुछ अच्छा होने वाला है इससे। अच्छा। एंड देन शी एग्रीड। तो सर आप डायरेक्ट कैसे करते थे रेखा को? आपके डायरेक्शन क्या होते थे एज एन एक्टर उनके लिए? नहीं, मेन चीज़ तो क्या है कि किसी को किसी किरदार में उतारना, ये उसके पहला काम होता है। वो एक इंटेंजिबल सी प्रोसेस है। उसको मालूम नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है, समझे? उसको वहाँ ले जाया जाता है और उसको वहाँ छोड़ दिया जाता है। फिर वो धीरे धीरे करके वो खुद किरदार के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से समझना शुरू करता है। फिर उसके ज़ाहिर डायलॉग्स उसके समझ में आते हैं, उनके ऊपर रिहर्सल किया जाता है। रिहर्सल के बाद आपको लगता है कि कोई पैदा हो रहा है, कोई शख्सियत जो है उभर के आ रही है। जब तक कि कोई बोलेगा नहीं, पहले तो जब तक वो कैरेक्टर को अंदर नहीं लेगा तब तक वो बोलेगा क्या? हाँ, ये भी है। तो धीरे धीरे करके उसमें उनको, उसमें शी हैज़ टू इम्बाइब द होल रोल। एंड देन फिर डायरेक्ट क्या करना है उसको, तो फिर यू जस्ट क्रिएट द एम्बियंस। द एम्बियंस इज दैट अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर। उसके अंदर किरदार खुद ही पहुंच के चक्कर में आया था कि हम कहाँ गए। तो वो दैट्स हाउ आई थिंक इट्स, जो मेथड एक्टर्स होते हैं वो दे गेट इनटू द होल प्रोसेस एंड दे यू फाइंड अ ग्रेट हाई वर्किंग विद देम, यू नो। तो इसमें जब कैरेक्टर जो है वो उस शख्सियत को इम्बाइब कर लेता है, तो देन यू गेट अ बिग जॉय आउट ऑफ वर्किंग। ओके सर, जो विजुअल ग्रामर है फिल्म की, और जो मैंने अभी उसको दोबारा देखा फिल्म को, उमराव जान को बड़े पर्दे पर, उस दिन हैबिटेट सेंटर में आप भी थे वहाँ पे, और मैंने पहले देखा था एक बार, तो बहुत रियलिस्टिक लगते हैं वो सारे के सारे। जैसे आप खुद पेंटर हो, उसकी पूरे जो अंदर के जो वो जो उनका नाचने की जगह है, वहाँ पे थोड़े कैंडल्स पीछे लगे हैं, कोई एग्जेजरेशन नहीं है। तो ये आपने कैसे किया सर? देखिए, सारा खेल जो है वो यही है कि हाउ टू बी कलर पैलेट एंड हाउ टू बी रियल। हम लोग अनरियल हो जाते हैं
फिर वो वी लूज ट्रैक ऑफ ट्रूथ, यू नो। तो ट्रूथ में सबसे बड़ी चीज़ ये कि एवरीथिंग शुड लुक पार्ट ऑफ टाइम। एक ज़माने में आप दाखिल हो रहे हैं और चीज़ें जो आपने पहनी वो आज पहली बार नहीं पहनी, उनको आप 100 बार पहन चुके हैं। हाँ, ठीक बात है। तो वहाँ तो ये होता है कि हर चीज़ लगे कि अभी चकाचक दुकान से आई है। तो वो तो नहीं होता है हाँ, ये ज़िंदगी में। बात तो सही है, होता है सर ये हर बात। चीज़ को रियल और रियलिस्टिक बनने के लिए you need to have I would say an artistic mind, you know. तो उसके थ्रू, और सर एक और चीज़ भी मेरे को अच्छी लगी उसमें, जैसे शायरी जो है, वो पोइट्री जो है, वो फिल्म को लीड करती है अलग वही अलग। तो मेन चीज़ थी, हाँ। because it's a poetry driven film। और इसमें भी गमन में भी आप देखें ना, वो पोइट्री लीड कर, हाँ, उसके फीलिंग्स को लेके चलती है। म्यूजिक और पोइट्री उमराव जान में वो पूरा का पूरा। तो बड़ी तस्वीर भी उससे खिंचती है, छोटी तस्वीर भी उससे खिंचती है। ये अब देखिए ना, वो गमन में उसमें सारा खेल है पथिक का और गिरधारी का और राधिका के रोने का और बीच के बुड़ने का। तो वो तो मेन इकोसिस्टम की बात कर रहा है ना वो। तो उससे वो हुआ पूरा। हाँ। तो सर मैं एक बार दोबारा आपसे पूछूंगा कि आप एक्टर्स को डायरेक्ट कैसे करते हो? आपका मतलब पहला वो क्या होता है कि भाई किस तरीके से एक्टर हैंडलिंग जिसे कहते हैं? वो तो आंखों से पता चल जाता है कि ये कर सकता है नहीं कर सकता है। अच्छा, अगर नहीं कर सकता ऑडिशन तो करने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, वो आप यू डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना। आपको लगता है कि ये आदमी जो है ये बिजली गिरा सकता है या नहीं गिरा सकता है। अगर नहीं गिरा सकता है तो आप उसको दूर रखिए अपने से। और जो गिरा सकता है तो 1 सेकंड में बदल जाता है। ये भी है। तो हमने बहुत से लोगों का ऐसे ही बस लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला रहा है। अच्छा। नाना पाटेकर को ले लीजिए, एक बार देखा था मैंने, फिर ही वर्कड विथ मी फर्स्ट टाइम। अनुपम खेर को भी पहली बार देखा था, ही वर्कड विथ मी फर्स्ट टाइम। ओके। तो इस तरीके से एक बार देखने से पता चल जाता है कि ये किस काबिल है, कहाँ तक बात को पहुँचा सकता है। ओके। तो सर इसके बाद मैं आपकी उस फिल्म पे आऊँगा जो अनफिनिश्ड पोएम है आपकी, जिस जो चैप्टर पे आपने नाम लिखा है, जूनी। तो आपने न्यूयॉर्क में फिल्म देखी द लास्ट एम्परर, चाइनीज डायनेस्टी के ऊपर थी ना सर शायद वो? लास्ट एम्परर। हाँ। और वहाँ से फिल्म देख के आपको ये लगा कि ऐसा कुछ हमारे को इंडिया में भी क्रिएट करना चाहिए और कश्मीर उसका एपिसेंटर होना चाहिए। तो जो चाक डायनेस्टी के लास्ट रूलर की और जो फिर जूनी की हबीना खातून, जो जिनका नाम है अब्बा खातून, सॉरी, तो उसकी जो लोर और लेजेंड है उसके थ्रू आपने एक कहानी शुरू की, तो उसका बताइए सर क्या है? आपने तो पढ़ लिया सब किताब में? हाँ, मैंने तो पढ़ लिया, ये देखने वालों के लिए मैं पूछ रहा हूँ। आप ही की नज़र से देखें तो अच्छा है। नहीं सर, आपकी नज़र से। मेरी नज़र से नहीं। सॉरी। अब पानी चाहिए आपको? या थोड़ा सा गुड बैड थ्रोट। तो दरअसल जो इसमें भी वही दर्द है जो माइग्रेशन में होता है, जो लोगों को अपनी जड़ से उखाड़ने का होता है। मीरा कट कर देंगे? नहीं कोई नहीं, लेट इट बी। ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, जिसमें रियलिस्टिक लगते हैं ना, कि घर में तो ऑब्वियसली लोग घूमती हैं फैमिली में। तो मैं अपने कुत्ते भी बुला लूं? आपकी वजह से बाहर रखे। हाँ से तो उसका हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने को बुला रखा था अपने पास। नहीं, मेरे पास 10 कुत्ते हैं। ओह माय गॉड। फिर तो बाहर ही रखना ज्यादा सही। आपके पास घोड़ा भी है सर बाहर? घोड़ा भी है, वो भी आ सकता है। घोड़ों की पेंटिंग्स तो नहीं है, मैंने बनाई तो। हाँ, ये रही। जी सर। तो बेसिकली कश्मीर जो है वो भी एक तरीके से वो उसी पीड़ा से निकला है जिससे उमराव जान निकली है। मतलब उसका भी एक ऐसे ही दर्दनाक
एंड है कि किस तरीके से उसकी जो इश्क जो है वो कभी पूरा नहीं होता है। जब शादी भी हो जाती है उससे तो ही इज ऑल्सो टेकन प्रिजनर एंड सेंट एग्जाइल टू बिहार, यूसुफ शाचक। तो वो मतलब कश्मीर में अपनी एक ताकत है, एक अपनी एक कशिश है जो मुझे वहाँ पर ले गई। बल्कि जब व्हेन आई वाज वर्किंग विद एयर इंडिया देन आई वर्कड ऑन द आइडिया ऑफ सेटिंग conference center in Kashmir. Okay. So I took some experts from different parts of the world, and then we decided to have a conference center on the Dal Lake. Okay. उसी ज़माने में जो हमारा एक्सपर्ट विलायत से आया था उसने कहा कि if you can make a film that covers the 4 seasons of the valley, then this center is like promoted forever, you know. तो उस ज़माने में ये मेरे जहन में बात आई थी कि तब तक मैंने कोई फिल्म नहीं बनाई थी। 76 की बात है, समथिंग लाइक दैट। एंड देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड धीरे धीरे थिंकिंग अबाउट कश्मीर। एयर इंडिया से भी मैं निकल आया और चीज़ें भी मैंने की। एंड देन आफ्टर आई फिनिश्ड अंजुमन had gone to Vancouver. वहाँ से वापसी में दिस आइडिया ऑफ कश्मीर ज़ूनी became larger than life. And while I was in Kashmir, I realized that कि वहाँ की जो एक ब्यूटी है, जो वहाँ की एक हिस्ट्री है, जो वहाँ का क्राफ्ट है, that needs to be put into a story, into a context. और it has to be shared with the world. तो वहाँ की म्यूज़िक कल्चर जो था एक मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन बन गया। तो मैं वहाँ जब गया तो माई बेसिक जॉब वाज टू फॉल इन लव विद द पीपल, क्योंकि जब तक आप किसी जगह के लोगों से आपको इश्क ना हो या उनसियत ना हो, आप उनके ऊपर फिल्म तो नहीं बना सकते हैं। So that was an uphill task because people were in a different state of mind. They were not in a mind to make people fall in love with them. वो भी वहाँ भी शहर में शख्स परेशान सा क्यों है वाला माहौल था। उसकी क्या वजह थी वो बिगर पीपल नो। लेकिन हमें तो फिल्म बनाना थी क्योंकि आई हैड टू फाइंड माय वे इनटू माय सॉर्ट ऑफ जर्नी। तो मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये यू कैन ओनली फाइंड पीपल इन देयर ट्रू कलर्स थ्रू देयर म्यूजिक एंड पोइट्री, यू नो। तो वो उसके लिए भी म्यूज़िक हमारी जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग टूल बन गई टू बी एबल टू गेट द स्पिरिट ऑफ द फिल्म। तो आई वर्कड अ लॉट ऑफ द म्यूजिक ऑफ द फिल्म विद खयाम साहब, विद शहरयार, with another person called Mohan Lal Ehma. He was a musician, Kashmiri. And then I also worked with Ryuichi Sakamoto. Okay. He was an Oscar winner from The Last Emperor. And so what I was trying to do is to create a kind of a global feel to the music. And that boy from New York who was writing the script? James Kilo. Yeah. हाँ, वो भी हैं। हाँ। So उसके बाद क्या हुआ? You met फारूक साहब? हाँ, I met Farooq Saab, and he realized the beauty of the idea, the power of the film, वगैरह वगैरह, and he promised to give me a guarantee to a bank of some small amount of 30 lakhs. तो मैंने उसको लेके फिर काम शुरू किया। And then again after that he enhanced the guarantee, but वो पूरा उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया, वो सरकार उनकी गिर गई। और सरकार गिरने के बाद वहाँ पर 89 में ट्रबल स्टार्ट हो गया। तो न मैं इधर करा ना उधर करा। तो then the bank started asking for the money. एक्चुअली जो एग्रीमेंट था उसमें यही था कि
under all circumstances the Kashmir government will stand guarantee. गारंटी का मतलब यही तो होता है. वो वहाँ से लोग खिसक गए, उनका साहब आप बना रहे हैं, आप दीजिए. तो मैं ना इधर फिर अगेन आई वेंट टू कोर्ट. आई मीन दे वेंट टू कोर्ट एंड काफ़ी लंबा चला वो. Then we settled for a out of court settlement, you know. My son bailed me out, you know, Shad, and he's taken over the project to complete in a different kind of way. ओके, तो कितना शूट कर लिया था सर आपने उसको? और डिम्पल कपाड़िया था उसमें एक्टर? डिम्पल थे, थी विनोद थे, हाँ. शबाना आजमी की मदर भी थी, दिलीप ताहिल थे, फरहान साहब थे. It had a good cast, you know. दिलीप ताहिल. और वो स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत क्रूशियल और बहुत पावरफुल है सर. वो ना बन के ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि ट्रेजेडीज आर इमोर्टल. बनी हुई कहानी तो सबने सुनी है ना, कहानी तो सबको मालूम है, लेकिन वो क्यों बनना शुरू होती है, क्यों रुक जाती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना. और उसमें वो लम्हे जो इतने खूबसूरत थे वो कहाँ गए. तो ये इसकी एक अपनी एक ट्रेजेडी है ना. तो कितने दिन रहे आप कश्मीर में सर? मैं तो 3 साल रहा था. 3 साल लगा था. तो पूरा आपने अपने आप को इन्वेस्ट कर लिया था वहीं? हाँ, आई फेल्ट मे बी दिस इज अ गुड प्लेस फॉर मी टू स्पेंड माई लाइफ, यू नो. तो अब अभी कोई संभावना लग रही है उसके बाहर आने की, जूनी के? नहीं, वो तो आएगी बाहर, तो हो आएगी. गई है. It's Sorted. been done. हाँ. We shot already. It's a 3-hour film. ओके, 3 hour film. तो वो अभी थोड़ी और शूटिंग है अगले 4-5 दिन में. 2-3 दिन का काम है. इट्स एट द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, क्योंकि वो एक जगह थी जहाँ हम ठहरते थे, सोचते थे, मिलते थे लोगों से. तो we'll shoot something there. अच्छा, there. उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके ओके. तो सर थिएट्रिकल रिलीज होगी या ओटीटी वगैरह पे आएगी? आई थिंक इट विल बी अ ग्लोबल रिलीज ना. ओके. अब दैट अगेन माय सन विल लुक आफ्टर, यू नो. ओके. मेरे को सर सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें ये लगी कि जो साद की आप बात करते हैं, साद अली आपके बच्चे, वो 4 साल के बेटे हैं, और वो पहला जो सीन है कंटिन्यूटी वाला. हाँ, कंटिन्यूटी वाला, वो बेचारा बच्चा वो खा गया वो कपड़े को, और आपने उसको एक थप्पड़ रसीद कर दिया. और वो कहता है कंटिन्यूटी के चक्कर में ना फंसा होता तो भाग जाता. तो तब से कंटिन्यूटी में फंसे आज तक. तो सर आपने बचपन से ही ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया कि वो साथ कंप्लीटली इसमें इन्वॉल्व हो गए. अरे ना, फिल्म का जाल बहुत जड़ा होता है, वही कूदने वाला मामला होता है ना. जो आप अभी बता रहे थे. कुतुब मीनार पे खड़े हो जाते हैं. अब भी मन करता है सर कोई और फिल्म डायरेक्ट करने का? नहीं, मेरे पास तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मैंने बनाई है. आई वांट टू मेक अ फिल्म ऑन रूमी द पोएट. हाँ, उस पे मैं आने वाला था. ये इसका एड्रेस भी तो रूमी लेन है. हाँ सर, रूमी की के कोट्स इसमें बहुत है, जैसे स्टार्टिंग में है, बीच में भी है. तो एक तो रूमी है, एक फिर अपने पास कबीर है, उनके हम कंपेयर कर सकते हैं. तो रूमी आपको इतने क्यों पसंद है? रूमी जैसे कबीर रूमी अपने में यहाँ देखिए, इस तरह के लोगों में इस लेवल पे कोई फर्क नहीं रहता है. दे बिकम द सेम. हाँ. अब आपको रूमी का कलाम, अब मैं ये तो कोई मौका नहीं है, लेकिन बहुत सा रूमी का कलाम आपको खुसरो के कलाम से मिलता हुआ मिलेगा. हाँ. मैंने एक फिल्म भी बनाई थी, रूमी इन द लैंड ऑफ खुसरो. फिर उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या फ़र्क है. खुसरो के जब पीर मरे, ख्वाजा ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, तो वो फिर ही जस्ट वेंट इनटू दिस थिंग हाइडिंग, यू नो. गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, शाम भई चौदेस, रैन भई चौदेस. तो वो
और जब इनके जो मास्टर थे वो जब गायब हो गए तो वो खुद बन गए। वो ओके। वो एक नए तरीके से उन्होंने जिंदगी ली। ही बिकेम शम्स। शम्स के नाम से पूरा दीवान है शम्स तबरेज़ी। तो वो उनकी शायरी में भी आपको बहुत सी सिमिलरिटी मिलेंगी। उसी तरीके से आपको कबीर के कलाम में भी रूमी मिलेंगे, रूमी के कलाम में कबीर मिलेंगे। तो ये सब रास्ते जो हैं ये मतलब क्रिस क्रॉस करते रहते हैं आध्यात्मिक लेवल पे और एक स्पिरिचुअल लेवल पे। सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है आपको रूमी और खुसरो की? मतलब बेसिकली बात तो इश्क और समर्पण की है ना, और तो कुछ है नहीं। उसी को नए नए तरीके से नए नए वक्त में नए नए माहौल में आप देखते हैं। लेकिन जर्नी जो है वो दिमाग से दिल की है। छोटी सी जर्नी है, लेकिन उस जर्नी को पूरा करने में लोग कर ही नहीं पाते हैं। ये तो है। वो दिमाग की दुनिया में ही फंसे रहते हैं। अक्ल के मदरसे से उठ, इश्क में कदे में आ, जामे फनाओ बेखुदी, अब तो पिया जो हो सो हो। सो ये क्या बात है। फ़कीर लोग हैं, इनकी तो जर्नी अलग होती है। तो जब आप उन लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो फिर एक दुनिया अलग हो जाती है। तभी मैंने जब फिल्म मेरी जूनी रुकी तो मैंने आके यहाँ पर कई फिल्में बनाई सूफिज़्म पे। समा, सीना बसीना, पैगाम मोहब्बत। तो फिर उसी से एक कॉन्सेप्ट मैंने कंसीव की, तजल्ली। और तजल्ली से निकली एक नई चीज़, जहान खुसरो। हाँ। तो वो सब चीज़ें तो अपनी जगह पे ही हैं। सर जहान खुसरो के बारे में बताइए प्लीज़ थोड़ा। बहुत इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है वो। और आपने प्राइम मिनिस्टर को कैसे कन्विंस किया आपके बार आने के लिए, वो भी बारिश में? बारिश तो आने से हो गई ना। नहीं, वो आई थिंक उनको एहसास हुआ कि ये कोई हटके चीज़ है, अलग चीज़ है और इससे जुड़ने में बरकत है। तो वो मतलब मुझे जाके मिलना नहीं पड़ा बाबा, खुद ही उन्होंने उसको स्वीकार किया वहाँ। अच्छा, आपने इनवाइट किया था उनको? हाँ। ओके। क्योंकि एक हेड ऑफ द स्टेट की ब्लेसिंग अच्छी रहती है कितने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ आपको हर तरह की सहूलियत चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हेड ऑफ द स्टेट की ब्लेसिंग है तो हम तो फ़कीर आदमी, हमको तो बात अपनी पहुँचाना है मोहब्बत की। अगर एक राजा अपने आप को कह रहे हैं हम तो फकीर आदमी। नहीं मतलब राजा वजह तो खैर उसकी हर चीज़ की कोटवाड़ा कह रहे हैं कि हम तो फकीर आदमी। वाकई हम फकीर आदमी, क्योंकि वहाँ तो हेडेक ही हेडेक है सब। हेडेक। आपके पास अब भी लोग कोटवाड़ा वगैरह जाते होंगे तो मिलने आते होंगे कि कोई किसी काम के लिए? सब आधे तो लोग ही काम कर रहे हैं सब पटवारी के। अच्छा, सारा आपने कोटवाड़ा यही बसा लिया? 30-40 आदमी। अच्छा, 30-40 आदमी। वैसे बड़ी खूबसूरत जगह है ये। खूबसूरत भी है और थोड़ा दर्दनाक भी है यहाँ। दर्दनाक कैसे सर? अकेला दर्दनाक ऐसी है कि हर तरफ से लोग अपने लेवल्स को ऊंचा कर रहे हैं और सारा पानी यहाँ आता है और हम पूरे में डूब जाते हैं। वो देखा मैंने। बहुत बुरा होता है। और हमारी सारी फिल्में ख़त्म हो गई, सारे कैसेट्स ख़त्म हो गए, पेंटिंग्स में फफूंदी लग गई। यू हैव नो आइडिया हाउ टेरेबल दिस वाटर इज़। क्योंकि लोगों ने उस पानी की जो कुदरती ड्रेन है ना, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, उसको उन लोगों ने वो कर रखा है, डिस्टॉर्ट कर दिया। डिस्टॉर्ट नहीं, उसको क्या कहते हैं, इंक्रोच कर रखा है। ओके। तो पानी बह नहीं पाता और यहाँ तक तो आ जाता है। फिर यहाँ पीछे एक तालाब सा है और वहाँ से ये नाले में जाता है। नाले के बाद टेरी ने पूरा अपना गोल्फ हाउस बना लिया नाले पर, और उसके बाद वो जाते ही नहीं तो कहीं फिर वो और लोगों ने भी अपना बना लिया है। तो आपने हेड ऑफ स्टेट को बताया नहीं? नहीं
भाई चारों तरफ मेरे तालाब ही अब तालाब अपनी है। परेशानियां क्या बताएं, अच्छी चीजें बताना जी। सर चुनाव भी लड़ लिया आपने, कि क्या मूड किया आपका चुनाव लड़ने में? पॉलिटिक्स में दिलचस्पी थी स्टार्टिंग से? नहीं आपके देखिए, फादर तो पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स में। हमारे फादर हम्म, मतलब इंडिपेंडेंट लड़े हैं ना, वो हम्म, 17 साल तक इंडिपेंडेंट लड़े हैं हम्म, और जीते हैं। ही डिफीटेड द मुस्लिम लीग। हम्म, तो उस वक्त कोई मुस्लिम लैंडलॉर्ड हम्म, फाइटिंग अगेंस्ट द मुस्लिम लीग हम्म, कभी सुना नहीं गया था। हाँ, तो दैट वाज अगेन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी हम्म, कि ये सोच भी हो सकती है। हम्म, तो लड़ाई, इलेक्शन हिंदुस्तान में तो एक बेसिकली इट वाज अ न्यू डेमोक्रेसी दैट वाज बीइंग बॉर्न ना। हम्म, एक नई दुनिया बन रही थी ना। हम्म, पॉलिटिक्स तो उसकी मतलब एक part बानी था। थी। हाँ एक नेशन बिल्डिंग। हाँ, हम्म, उसमें आप ए पॉलिटिकल होना मुश्किल था हम्म, क्योंकि बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी परेशानियों के हल पॉलिटिकली होते हैं। हम्म। तो सर आपने पहला चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लड़ा 94 में। आपके पास किताब है ना? हाँ। तो ऐसा क्या मूड बन गया लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी जी? उन्होंने उन्होंने क्या बोला? पहले मुलाकात तो ये होगी आपकी चुनाव लड़ने से पहले। नहीं, वो आदमी अच्छे थे। हाँ। अब वो बात आइडियोलॉजिकल रीजन थी, हम्म, लेकिन फिर भी वो जब हम लड़े थे तो हम्म, वो उन्होंने आके कहा कि ये हम्म, इतना आसान मत समझना इस लड़ाई को। ही केम टू 3 टाइम्स अच्छा। लखनऊ हम्म, और आई गॉट अच्छे खासे वोट हमें मिल गए थे, हम्म, 2-2.5 लाख वोट। 2.5 लाख वोट उस टाइम। अब वो तो अब आई डोंट वांट टू गो इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ द होल थिंग कि हम्म, क्यों हम हारे, कैसे हारे, वो सब हम्म, उसकी इंटरनल वजह भी हम्म। होती है बहुत सी। सर 4 चुनाव लड़े, चारों हार गए आप। और अच्छा हुआ हार गए ना, वरना हम बैठे होते किसी कबूतर खाने में। हम महल में बैठे हैं आराम से। नहीं मतलब हम दोनों तरफ से पिसते, लीडर से भी पिसते और नीचे से भी पिसते। आपको पसंद नहीं है पॉलिटिक्स? नहीं पसंद है, लेकिन आई थिंक आई कैन यूज माई आर्ट हम्म, टू क्रिएट बेटर ह्यूमन बींग्स। हम्म, दैट्स व्हाट आई रियलाइज कि आई कांट डू इट सिटिंग हम्म, in a kind of a parliament or a assembly. I'm an artist. हम्म, So for me, being an artist is more important for human beings because human beings के साथ क्या है, आपको सिर्फ इंसान को जोड़ना है। हम्म। वो आर्ट से बेहतर कोई तरीका नहीं जोड़ने का। हाँ ये तो है। सर दूसरा, जैसे आपने मुस्लिम लीग की बात करी सॉरी, और साथ ही साथ में म्यूजिक और आर्ट की बात करी, तो आपने मेंशन किया है बुक में, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने कहा था कि एक बार अगर इंडियन हाउस होल्ड्स में ये क्लासिकल म्यूजिक सिखा दिया जाता तो ये पार्टीशन ही नहीं होता। बिल्कुल, पार्टीशन तो एक बड़ा बड़ा हम लोगों के साथ एक जिसे कहना चाहिए ट्रेजेडी हुई है। मतलब हम लोग बहुत उस वक्त 3 तरह के लोग थे। एक तो जो दो नेशंस चाहते थे और एक तरफ वो जो लोग आज़ादी चाहते थे एंड दे डिडंट वांट इंडिया टू बी डिवाइडेड। तो हमारे फादर तो उस कैटेगरी में थे जो हिंदुस्तान का विभाजन नहीं चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। और बाकी पार्टीज जो थी वो दे वांटेड इट, अंग्रेज़ों ने उनको पटा लिया था कि इनको कि तोड़ के जाएंगे। तोड़ के जाने वाला एक रिजॉल्व था अंग्रेज़ों का, वो बहुत ही ख़तरनाक था। पर सर जितने भी तालुकदार थे अवध को डेमोलिश करने के बाद जो सारा ये कॉम्प्लेक्स है केसर बाग वाला, वो भी तो उन्होंने ही तो तालुकदार को बांटा था सर। हाँ, उन्होंने उन ताल्लुकदारों को बांटा जो उनके साथ थे और उन्होंने कानून भी बनाया कि इसको कोई दूसरा ताल्लुकदार के अलावा ले नहीं सकता है। हमने तो बाद में लिया है ना, हमने 1911 में लिया है।
अच्छा, आपने बाद में लिया। हमने कोई बेच रहा था हम्म, तो तब हमने लिया ओके। 1911 में। आपके फादर तो ये भी कहते थे सर, आपने बुक में मेंशन किया है कि मेरी हड्डी भी कौवे उस तरफ ना लेके जाएं। हाँ, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट द होल प्रेमिस ऑफ हम्म, पाकिस्तान। हम्म। तो अब एक देखिए ना, एक कैंसर बन गया ना आपके लिए। हाँ, वो तो है सर। एक जगह आपने मेंशन किया है कि एक जेएनयू की पीएचडी स्टूडेंट आपके काम के ऊपर पीएचडी कर रही थी और वो लखनऊ पहुंची, और लखनऊ पहुंच के उसने कॉल किया कि भाई कहाँ कहाँ है ये लखनऊ, आपकी फिल्मों वाला यहाँ ब्लैक ग्लूमी हो रहा है, इसने बावला बना दिया, मैं वापस जा रही हूँ घर। वो पर कहीं चली गई वापस। वापस उसने करी कि नहीं पूरी पीएचडी? पीएचडी करके गई थी वो। अच्छा। उन्होंने शायद फाड़वाड़ दी हो पीएचडी। तो आपने उसको रिप्लाई किया कि आपका लखनऊ जो पोएट्री लखनऊ है, तो वो किस्सा बताइए आप थोड़ा, कि किस तरीके से केसरबाग, लखनऊ और ये सब चेंज हो गया, जो आपके बचपन में था उससे बिल्कुल उलट हो गया अब। नहीं, देखिए, ये तो दो चीज़ें हैं। गवर्नमेंट एपैथी, हम्म, एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी, पॉलिटिकल एपैथी। हम्म, कि जब आपने एक पूरा कसरबाग एक एरिया है जहाँ पर कल्चर पैदा हुआ, कथक पैदा हुआ, ठुमरी पैदा हुई, कृष्ण लीला रचाया हाँ, गया, और वहाँ वाजिद अली शाह के दौर में एक पूरा एक लखनऊ सजा धजा, और फिर वो शख्स माइग्रेट करके जाता है, उसका वो भी एक बड़ा बहुत ही दर्दनाक माइग्रेशन है ना। तो वो उसके बाद फिर जो 1857 की लड़ाई हुई है, तो हिंदुस्तानी ट्रूप्स जो थे वो कैसरबाग में थे। ओके। उन्होंने वहाँ पर अपनी छावनी बनाई थी बेगम हजरत महल के अंडर। अंग्रेज़ थे वहाँ रेजिडेंसी में। तो जब लड़ाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्रश हुई, तो उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने कहा कि इस कैसरबाग को ख़त्म करना है। ओके। यहीं से सारे लोग हमारे ख़िलाफ़ फरमान निकाले गए हैं, यहाँ से लड़ाई लड़ी गई है हमारे ख़िलाफ़। तो दे वांटेड टू फिनिश कैसरबाग। ओके। तो उस वक्त एक बजट था 1 लाख रुपए का, उसको एकदम डेमोलिश करने का। फुल। अच्छा, बिल्कुल जमीन दो। हाँ, ज़मीन। तो वो उतने पैसे थे नहीं उनके पास उस वक्त। 1 लाख बहुत होते हैं। फिर उनका अच्छा चलो, वो आदमी जिसको गुस्सा आया था वो चला भी गया। दूसरा आदमी आया, उसने सोचा कि अच्छा है। उन्होंने किया ये कि एक तरफ का पूरा विंग तोड़ दिया, और मतलब 2 गेट तोड़ दिए, और एक बीच हार्ट ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ कैसरबाग से एक रास्ता निकाला गया जो राजा महमूदाबाद रोड कहलाती है। ओके। तो वो रास्ता जो है उसकी वजह से कभी कैसरबाग फोर्टिफाई नहीं हो सकता है। अच्छा। तो वो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था कि इसकी सैंक्टिटी, इसका एक रोल जो है, हिस्टोरिकल रोल, उसको कैसे हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। अब वो जो सड़क है इज़ ए नाइटमेयर। वो सड़क जाके मिलती है चौराहे से, चौराहे से चौराहा कहते हैं लेकिन हैं तो शायद 6-7 रास्ते। दे गो टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। तो वो इससे हम वहीं रहते हैं एकदम उसी कॉर्नर पे जहाँ से वो ख़त्म होता है, यहाँ से तोड़ा गया था, जहाँ से वो विंडो से बाहर देखते हैं आपके फादर और आप। तो वो अब उसको आप कुछ भी कहिए कि उसमें से दर्द भी निकलता है, एहसास भी पैदा होता है, हेल्पलेस आदमी फील करता है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसके बारे में। सरकार के ऊपर जू नहीं रेंगती है। ये तो है सर। तो इसीलिए मैं अक्सर सोचता हूँ पॉलिटिक्स जो है वो शायद एक माहौल को, एक इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। ओके ओके। आखिर में सर एक और 1.5 सवाल है, क्या उमराव जान सही में हुई भी थी? ये तो मुझे मालूम नहीं, तो लिखने वाले क्यों है।
उसने क्या, कौन किससे मिला, हो सकता है 10 औरतें हों जो मिलके एक उमराव जान बनी हो। तो नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो थी या नहीं थी, और मेरा वो काम भी नहीं है। ठीक बात है। मेरा काम तो एक किरदार को हवा में से पिकअप करके उसको सेलुलॉइड में बनाने का था। सर आपने हीरा मंडी देखी? थोड़ी सी देखी एक तो। थोड़ी सी देख पाए? क्या कारण रहे कि आप पूरी नहीं देख पाए? थोड़ा वो असलियत से दूर थी ना। बहुत, मतलब असलियत यहाँ है वो इतनी थी। हाँ, तो उस पर मुझे लगता है वो वेस्ट ऑफ मनी, यू नो, कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने से आप यहाँ से वहाँ तक असलियत से दूर हो जाएं। तो आपने बताया नहीं बंसाली को कि ये क्या बना नहीं दिया? नहीं, बेचारे ने बनाई, अपनी कोशिश की उसने अच्छी। क्या बताया उससे? क्या क्या एग्जैजरेशन आपको ज़्यादा लगा? आई थिंक, आई डोंट नो, मे बी अब वो किसी और के काम पे कुछ कहना ठीक नहीं। जैसे उसमें झरने इतने बड़े बड़े वो बना रखे हैं, वो बात भी इस तरीके से करते हैं, कैरेक्टर्स जो हैं सारे के सारे, और फिर वो सारा रेवोल्यूशन वही ले आती हैं, वो सारा। हाँ, वो मैंने जो सर हीरा मंडी पढ़ी है वो मैंने रूडयार्ड किपलिंग की किताब किम में पढ़ी है। उसकी जो हीरा मंडी है वो बिल्कुल अलग है। उसकी हीरा मंडी इस तरीके की है कि बिल्कुल दिल्ली की जैसी, जिसमें वो घूम रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल साफ़ सुथरी भी नहीं है, वहाँ अंग्रेज़ भी घूम रहे हैं और रात को वहाँ पे खाने भी मिल रहे हैं, इस तरीके का जैसा एक माहौल होता है शहर का। पर उनकी हीरा मंडी ऐसी है जैसे साउथ ऑफ फ्रांस की हो। नहीं, वो तो लगता है शाहजहाँ का पैलेस है। शाहजहाँ का पैलेस। सर आपने पाकीज़ा देखी? उमराव जान, बहुत दिन हो गए। हाँ, उमराव जान बनाने से पहले? नहीं, हाँ, वो पहले देखी थी बहुत। तो उससे थोड़ा आपका ये हुआ, इन्फ्लुएंस किया? नहीं नहीं, क्योंकि वो उसमें कहीं लखनऊ नहीं है ना, हमारी फिल्म लखनऊ है। तो सर आप एक चीज, आप जैसे अभी कह रहे हो कि पाकीज़ा किसी कस्बे की हो सकती है, मुरादाबाद की या कहीं रामपुर, कहीं की भी हो सकती है, और उमराव जान सिर्फ लखनऊ की है। और उमराव जान एक ख़ास वक्त की है, और वो किसी भी वक्त की हो सकती है। ये भी है। सर सत्यजीत रे ने बंगाली कल्चर और बंगाली सोसाइटी से बाहर उस तरीके की इन्फ्लुएंशियल फिल्में नहीं बनाई। आपने अवध का कल्चर और अवध के कल्चर के बाहर उस तरीके की कोई फिल्में नहीं बनाई। आप उससे बाहर कब निकलोगे, या आपका मन ही नहीं करता? नहीं, रूमी है, जूनी है, ये सब अवध के कल्चर की बाहर की चीज़ें हैं ना। फिर मैंने बहुत कुछ किया जो अवध से बाहर है। आपने तो पढ़ी होगी किताब। पर फिर भी सर वो कुल मिला के एक वो सिग्नेचर और एक वो स्टाइल वो वही वाला है उसमें। अब क्या है कि आदमी जो उसका माहौल होता है उससे असर लेता है ना। तो मेरा माहौल यही रहा है, तहजीब यही रही है, इसमें से जो सीखा है वो यही है, और जो दुरुस्त करना है वो इसी में करना है। ये भी है। सत्यजीत रे ने तो शतरंज की खिलाड़ी बनाई अवध के कल्चर पे, वो कैसी लगी आपको? आई थिंक ऑथेंटिक थी वो अपनी जगह पे, इट हैड लॉट ऑफ रियल नोट्स। लेकिन जो वाजिद अली शाह का जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा उसके अंदर जो एक एम्पैथी होना चाहिए ना, एक आज की तारीख की जो कल्चरल रिलेवेंस है वो उसमें नज़र नहीं आती है। ओके, दैट्स द रीजन। और ये इतना बड़ा कैरेक्टर है आज की तारीख में, इंसान को जोड़ने के लिए, कि यू कैन वेस्ट दैट कैरेक्टर। ये भी है। नहीं, बिल्कुल। वो तो एक तरीके का उसने अपनी कुर्बानी दी के चला गया, लेकिन आज टुडे ही इज़ अ बहुत बड़ा कारतूस है वो। पूरा सब मानवता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है वो।
आज की तारीख में। ये तो है सर। उसको आप उसको समझना, मतलब शायद उनको वहाँ हर चीज़ की का एहसास जो होता है ना, वो वहीं बैठ के होता है जहाँ के आप होते हैं। अगर आप कैसरबाग में रहते हो या लखनऊ में रहते हो, या और फिर उसी उसमें आप हिंदुस्तान में रहते हो, तो फिर सोच आपकी अलग हो जाती है। ये तो है सर। सर जानिसार। जानिसार तो मुझे लगता है बहुत अच्छी फिल्म है। वो इत्तेफाक क्योंकि से उसमें आपने एक्टिंग भी की है। नहीं, एक्टिंग का सवाल ही, वो उसका जो थीम है वो बहुत अच्छा है। हाँ 1857 वो बैकग्राउंड। नहीं 1875। 77 सॉरी 77। हाँ, तो उसमें वो पूरा जेनेसिस ऑफ फैमिन और ये ओपियम और ये काफ़ी चीज़ें हैं जो मज़े की हैं। पर सर वो उस तरीके से वो चली क्यों नहीं? उसको अब उसकी एक अलग पोस्टमार्टम करना पड़ेगा उसका। लेकिन चलना चाहिए। जब आप देखिएगा, आपने देखी ये जानिसार वाली? हाँ। हाँ स्टार्टिंग की देखी है मैंने, पूरी नहीं देखी मैंने। तो उसको देख के बताइए कि क्यों नहीं चली? क्यों नहीं चली। ठीक। एक तो रिलीज नहीं हुई ठीक वो, जिसने भी फाइनेंस किया था वो जल्दी में थे कि कैसे पैसे निकालने अपने। दूसरी चीज़, रेखा का मुकाबला फिर लोग करते हैं ना, हाँ तो वो दिक्कत हो जाती है। और वो एक्ट्रेस तो बहुत न्यू एक्ट्रेस थी। उसको डांस आता था अच्छा, लेकिन उर्दू से ज़रा थोड़ा दूर थी वो। तो उस वक्त एहसास हुआ कि उर्दू ज़बान जो है, अगर आप उस पर महारत नहीं हासिल कर पाते हैं तो फिर वो बेकार होती है। ये भी है। उसको आप गलत इस्तेमाल करेंगे ना तो फ़ौरन आप गिरेंगे सही बात। मुंह के बल। आपको बेइज्जती करवा देगी। खुदा को अगर आप खुदा कह दीजिए तो प्रॉब्लम हो जाए हमारे जैसे लोगों के लिए। ठीक बात है सर। और नए वालों के लिए तो बोलना ही नहीं, नहीं। अब वो किसी के धर्म से मतलब नहीं हो। रेखा को किसने सिखाया, उसके अंदर से निकली ना बात। वो तो और ये लड़की तो शी इज़ अ कुरैशी गर्ल, तो उसमें तो उसके तो एक सही होना चाहिए था उसका। थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट। तो ये किसी धर्म से नहीं मामला जुड़ा है, ये आपकी अंदर की जो वो है मेहनत, उससे जुड़ा है। ओके। तो सर आपने आपके फादर ने जैसे उमराव जान रिलीज होने के बाद कहा था कि ये ब्लडी गधे हैं सारे के सारे गधों से, तो वैसे भी उनको नफरत थी कि एक पोस्टर बनवाओ और पूरे शहर में चिपकाओ कि फिर ना कहना कि बताया नहीं, हमें खबर ना हुई। हमें खबर ना हुई। तो आपने जाहिर नहीं किया है। जानिसार के बाद ऐसा? मेरे फादर होते शायद करते। तो उसके बाद तो पिकअप भी हुई ना सर उमराव जान फिल्म ग्रेजुअली धीरे हाँ, तो धीरे अभी तक चल रही है। उमराव जान तो ख़त्म नहीं हुई है। इतने उमराव जान के साथ साथ अभी सारी फिल्में हमारी अभी रिस्टोर हो रही हैं 4K में। कितने बार देख ली होगी सर आपने उमराव जान? 100-150 बार से ज़्यादा एटलीस्ट। तो देखी होगी। क्योंकि जहाँ भी स्क्रीनिंग होती है वहाँ आपको बुलाते हाँ, हैं। वो मतलब शुरू में भी टेक्निकली जब आप फिल्म को तैयार करें तो एडिटिंग में, डबिंग में हर गुजरती रहती ना आँख से। तो सर जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए आपका क्या पीस ऑफ एडवाइस है? परेशान रहे हो। परेशानी में सब कुछ मिलेगा। थोड़ा सा सर इसको एलाबरेट करेंगे प्लीज, परेशानी को। नहीं, परेशानी खुदा न करे इलेबरेट हो। वही ख़त्म हो जाए कहीं तो अच्छा। शुरू तो परेशानी से करना चाहिए। अच्छा। तो जैसे सर आज का जो इंडस्ट्री आज की में आज जिस तरीके की फिल्में रिलीज हो रही हैं उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? वो मतलब बिल्कुल फेक साउंड करते हैं। वो तो सैयारा जैसी फिल्में हिट हो जाती हैं, अब शाहरुख खान के लड़के की वो सीरीज आई है वो भी पता नहीं अजीब सी है। नहीं, कुछ कुछ तो अच्छी मज़े की चीज़ें बन जाती है ना, ऐसी बात नहीं है। कौन सी मजे की लगी सर इनमें से आपको? लापता लेडीज़ भी अच्छी थी ना। हाँ लापता लेडीज वो तो अच्छी थी सर। अब तो सभी लापता हैं। ये वाली देखी आपने आर्यन खान वाली? कौन सी? ये जो शाहरुख का लड़का है आर्यन खान, इसने बैड्स ऑफ बॉलीवुड बनाई जो नेटफ्लिक्स पे आई। अच्छा, नहीं देखी।
देखना चाहिए। नहीं बिल्कुल मत देखना, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि परेशान हो जाएंगे। बहुत गुस्सा आएगा। आप भी गुस्सा रहते थे ना सर फिल्म इंडस्ट्री से, बॉम्बे से? नहीं, मैं तो नहीं गुस्सा रहता, लोग गुस्सा हो जाते थे मुझसे। पर सर फिर भी अगर लिखने के लिए और शूट करने के लिए आप कोई एडवाइस देना चाहोगे तो क्या होगी वो? मतलब कोई अपनी स्टोरी लिखना चाहता है कोई, तो लिखे हो, बस यही है। और क्या, जिसकी मंजिल जहाँ है उसको ले जाए। और फिल्म बनाने के लिए वो घर बेचे अपना। घर बेचना पड़ेगा। आपको क्या लगता है सर, आपने पैसे कमाए हैं फिल्म बना के, गंवाए हैं? गवाए हैं। बहुत। आप तो रॉयल फैमिली से हो, आपके पास तो अरबों की संपत्ति थी। नहीं, कुछ भी नहीं संपत्ति वगैरह। जमीन कोई बेचता थोड़ी है। हाँ, ये मेंशन किया आपने। तो नहीं, हमने पैसे कमाए नहीं है फिल्मों से। बिल्कुल भी नहीं किया किसी भी फिल्म से हमने। डॉक्यूमेंट्री वगैरह से हमने बनाए हैं पैसे। पैसे मतलब बहुत ही कम, लेकिन उस तरीके का प्रॉफिट बिजनेस नहीं है। नहीं। ओके, पूछना है कुछ किसी को? ऑल सॉर्टेड? हाँ हाँ बोल। What, according to you, makes a film truly timeless? And जो आज का सिनेमा है, जो जिस तरीके की फिल्म आ रही है, वो कितना अलग है as compared to golden era? भाई गोल्डन एरा क्या था? सर, जो पुराना जो सिनेमा का क्लासिक सिनेमा का एरा था। नहीं, हर एरा गोल्डन है। सवाल यही है कि आप कितना टाइम उस पर लगाते हैं। फिल्म जो है वो नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। इफ़ यू आर नॉट पेशेंट तो कुछ निकल के नहीं आता है। अब कोई हमसे कहे कि आप इतने टाइम में म्यूज़िक कर दीजिए, तो हम नहीं कर सकते। हमें तो उसमें पूरा डूबना पड़ेगा ना, बिल्कुल डुबोना पड़ेगा। जब तक हम डूबेंगे नहीं, हम 4 आदमियों को अपने साथ डुबोंगे नहीं। और डूबने वाले के पास भी टाइम होना चाहिए, सबके पास टाइम होना चाहिए, तब जाके कुछ बनती बात। अभी तो हर आदमी शिफ्ट पे चल रहा है ना, उसकी शिफ्ट हो गई, वो अपना भागता है। तो यू नीड टाइमलेसनेस इन मेकिंग अ फिल्म। तो इस शिफ्ट वाले कल्चर को आप क्या कहोगे सर? नहीं, वो तो देखिए कमर्शियलाइजेशन रोज़मर्रा के लिए, प्रोफेशनलाइजेशन के लिए तो ज़रूरी है। और हम लोग तो तभी तो कमा नहीं पाते हैं ना। लोग कहेंगे इनके चक्कर में तो पैसे डूब जाएंगे ना। I mean, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी। सर आप डिजाइन भी तो करते हो कपड़े एंड ऑल, ये सारा? हाँ, मैं तो हर चीज़ पेंट करता हूँ, स्केच करता हूँ। पेंटिंग भी सब। अब आजकल तो मैं पेंटिंग में ही ये हर देखो वक्त। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है सर। सर जैसे कि आप एक फिल्म मेकर है, उसके बाद एक पोएट और फिर एक पेंटर भी है, तो इन तीनों में से आपका एक पर्सनल खुद का क्या एम रहा, या फिर इनसे कुछ अलग हट के कुछ आपका एम रहा? नहीं, सब चीज़ एक होती है। पोइट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन पोइट्री मैं पसंद करता हूँ, उसमें डूबता हूँ, उसमें से निकालता हूँ। पेंटर में हूँ क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि मैं खुद ही मुझे डूबना पड़ता है। तो मेरा एक वो पर्सनल पैशन है, फन है। जैसे कोई गाता है तो गा लेता है खुद, लेकिन फिल्म बनाना तो एक सोच है और एक ग्रुप, एक कलेक्टिव वर्क है। तो वो फिल्म एक आखिरी और सबसे बड़ी मंजिल है काम आर्ट की, फिल्म। क्योंकि वो दूर तक जाती है, देर तक रहती है। ये भी है। पेंटिंग भी रहती है सर? पेंटिंग भी रहती है, लेकिन पेंटिंग एक म्यूज़ियम में रहेगी या किसी के घर पहुंच गई तो फिर तो वो जिसको वो दिखाएगा वही देखेगा। लेकिन अगर म्यूज़ियम में है, गैलरी में है, तब तो काफ़ी लोग देख लेते हैं। और लेकिन फिल्म तो काफ़ी चल सकती है। अभी तक की उमराव जान कितने साल से, कितनी जनरेशन्स के थ्रू वो लोगों के दिलों में घर कर चुकी है। तो वो एक अलग चीज़ है।
नहीं सर, याद करते हैं सर उसको, फिल्म को अभी भी याद करते हैं, बहुत फॉन्डली याद करते हैं लोग, और कईयों ने तो बहुत 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 बार देखी है फिल्म, और वो गाने तो तो दिल मेरा तो काम ये है कि जितना मैंने काम किया है हम्म, वो डूब के किया है, और मैं उसको चाहता हूँ कि लोगों तक गहराई से पहुँचे हूँ, चाहे वो गमन हो, हम्म, आगमन हो, हम्म, अंजुमन हो, हम्म, इवन जानिसार हम्म, को भी मुझे लगता है कि अभी उसकी जो म्यूज़िक है आप सुनिएगा, हम्म, वैसी म्यूज़िक आपको नहीं मिलेगी कहीं। हाँ वो तो है। सुनिए आपने? हाँ हाँ हाँ, वो जो एक जो अंदर का जो गाना है पूरा वो सुना है मैंने। नहीं, सब कुछ उसमें देखिए ना, पूरा उसका जो पूरा प्रेमिस है हम्म, वो 1857 को कैसे लोगों ने ज़िंदा रखा है म्यूज़िकली, किस तरीके से वाजिद अली शाह को लोगों ने ज़िंदा रखा है। अब वो तो सुनने पे है ना, आप उसको बयान नहीं कर सकते। जब चीज़ फिल्म के साथ ही होता है कि जब लोगों के दिलों में घर कर लेती तो फिर हर चीज़ समझ में आने लगती, अगर नहीं करती तो फिर उसको समझाना पड़ता है, ये भी है। फिर लोग समझते भी नहीं हैं। हाँ बताओ आप रही। सिंह साहब, एक सवाल कि सिंह साहब, ये भी सर जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं। काय पर? हाँ, सिंह साहब अलीगढ़ से हैं, तो मतलब नहीं सर, पूछ रहे हैं किस पे पीएचडी कर रहे हो। मैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आप अलीगढ़ से हैं, तो एक मतलब ये कहा जाता है कि जैसे तो पार्टीशन का एक जो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट था वो एक तरीके से अलीगढ़, बिल्कुल नहीं। मतलब ये मतलब बुक्स में बोलते हैं कहीं, तो मतलब और एक मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि इस बात में कितनी हकीकत है, और दूसरा ये कि मतलब जो अलीगढ़ के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस हुआ पार्टीशन का, मतलब एक प्री पार्टीशन कल्चर को आप करता था अलीगढ़ का और एक पोस्ट पार्टीशन कल्चर, वो कैसे क्या कर सी क्या है, जो हिंदुस्तान में लोग रह गए तो उन्होंने तो एक जानबूझ के दानिस्ता फैसला किया कि ये मेरा वतन है, मुझे यहीं रहना है, इसमें कोई तो राय नहीं है। जो चले गए वो चले गए। अब जितने लोग गए हैं हिंदुस्तान से, उसमें बहुत से हर जगह से गए हैं, अलीगढ़ से भी गए हैं, पंजाब से गए हैं, हर तरफ से गए हैं। तो उनके लिए एक माहौल ऐसा बन गया था कि उनको जाना पड़ा। लेकिन जहाँ तक अलीगढ़ की सोच का सवाल है, वहाँ तो मुझे लगता है आपने खुद ही जो इंटरव्यू लिया था ना इरफान हबीब का, हाँ उन्होंने तो खुद कहा है उसी हाँ, इंटरव्यू खुद में का है। कि यहाँ से कोई इंटेलेक्चुअल सपोर्ट नहीं मिला था नहीं था। पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल का है। तब वो उनकी बात बड़ी है ना, बिल्कुल, वो तो रिप्रेजेंट करते हैं हाँ। अलीगढ़ को, एएमयू को। एंड एक सोच को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ज़माने को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि अलीगढ़ का रोल रहा है, तो वो पाकिस्तान बनना एक तरफ और हिंदुस्तान बनना एक तरफ, दो चीज़ें बन रही थी ना। तो बहुत से लोगों का जो रोल रहा है हिंदुस्तान बनाने में, तो उतना ही उनका रोल रहा होगा पाकिस्तान बनाने में, है ना। ये भी। वो जॉन ओलिया तो कहते थे सर ये अलीगढ़ के लौंडों की शरारत है। जॉन ओलिया द डिप्रेस्ड पोएट। हाँ, वो नहीं कहते, वो सबसे बड़े परेशान कि ये अलीगढ़ के लौंडों की शरारत है पाकिस्तान। अब वो लौंडे कितनी शरारत करेंगे। जैसे आजकल जो है, जो आपका क्या जेंजी जो है इस वक्त, तो कहीं भी ले जा सकता है आपको। जेनजी शब्द में भारीपन आ गया है सर नेपाल के बाद, नहीं तो जेनजी को बेवकूफ समझा जाता था, अब जेनजी को ये हो गया कि ये क्रांतिकारी हैं, रियल रेवोल्यूशनरीज। बट अमेरिकन मेड है वो। है तो उसी तरीके से। सर अगर आज के टाइम में आप अपनी फिल्म मेकिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे होते तो हाउ डिफरेंटली वुड यू अप्रोच स्टोरी टेलिंग? सी क्या है, आदमी को अभी भी हर आदमी अपने वक्त पे अपने ज़माने के हिसाब से सोचता है ना। अगर हम अभी सोच रहे हैं तो हम अभी सोच रहे हैं, तो जो हम अभी सोचेंगे तो हम आज और इसी वक्त के हिसाब से सोचेंगे ना। जो हमने कभी सोचा होगा वो उस वक्त के हिसाब से सोचा होगा। तो कोई आदमी फ्रीज तो होता नहीं है एक तरीके से काम करने के लिए। आदमी तो ये सोचता है कि हमें बात किससे करना है। हम आपसे बात कर रहे हैं
तो हम आपके हिसाब से सोच रहे हैं, आपके हिसाब से जवाब दे रहे हैं, इनके हिसाब से बात कर रहे हैं तो इनके हिसाब से जवाब दे रहे हैं। तो स्टोरी टेलिंग जो है वो मौके के हिसाब से होती है ना। अब वो बात अलग है कि लोगों को वो कल्चर मैसर नहीं है, मतलब शांति से सुनने का, समझने का, तब तो फिर आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर लोगों के अंदर से पेशेंस चला गया है तो दैट्स अ वेरी सीरियस, जैसे वो कैल्शियम की कमी हो जाती है ना या मैग्नीशियम की, सॉल्ट की कमी किसी भी, तो अगर आपके अंदर से पेशेंस की कमी हो गई तो आप किसी भी जनरेशन के हैं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये भी है। नहीं, बिल्कुल सर। ठीक है सर। थैंक यू। लोहारू कब आ रहे हो आप? आएंगे, हाँ? आएंगे। 100 सुनार की एक लोहार की। वहाँ के टिल्लों में चलाएंगे आपको। हाँ, वहाँ टिल्ले बहुत है ना लोहारू में। अच्छा हाँ, मिट्टी बहुत है वहाँ पे। अच्छा। एज पे है ना लोहारू। आप आए नहीं हो क्या अभी तक लोहारू? अब लोहारू नहीं, मैं हाउस आए हो। लोहारू हाउस जयपुर में हूँ, वहाँ गया नहीं। हाँ, जयपुर में वहाँ नहीं पहुँचे आप। वहाँ भी आना सर आप। ठीक है। ठीक है सर, you. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।